Hello everyone guys, I am तथागत माझा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो आज हम लोग यार हमारे स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो चैप्टर है, इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर पे हम लोग आ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है ये कि आप लोगों ने इससे पहले वाले जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है वो सारे काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए होंगे, प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर के साथ एक और चैप्टर हमारे बायोलॉजी विद ब्रदर चैनल में फिनिश कर रहे होंगे। So let's get started. But before that, please subscribe to my channel and press the bell notification icon so that you don't miss out any video I upload on my YouTube channel. ओके तो हम लोग यार यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। अब आप लोगों को पहले तो ये नाम से सुन के लग रहा होगा कि सिंगल सेल प्रोटीन। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें एक ही सेल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक सेल। लेकिन ये आप लोग पूछोगे कि भैया यहाँ पे एक सेल से क्या ही प्रोटीन हमें मिलेगा। एक सेल मतलब तो बहुत ही छोटा सा सेल होगा। या फिर आप कुछ लोगों को आप में से लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो कुछ वो जो ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच का अंडे के बारे में बात कर रहा होगा। जैसे कि वो अंडा एक सिंगल सेल होता है, बहुत बड़ा सा एक सिंगल सेल होता है, तो वैसा कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ये सिंगल सेल प्रोटीन बेसिकली, हाँ यहाँ पे एक सिंगल सेल होता है, लेकिन उस सिंगल सेल में नॉर्मल सेल के तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम एज अ सिंगल सेल ही खाते हैं। उसको हम उसका ओवरऑल बहुत ज़्यादा बायोमास हम उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन हाँ, इसका ओवरऑल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो नॉर्मल किसी भी जो सोर्स ऑफ प्रोटीन जहाँ से हम लेते हैं, जैसे कि हम लोग कहाँ से प्रोटीन लेते हैं। हम लोग ले सकते हैं अपने मीट से प्रोटीन ले सकते हैं। हम लोग प्रोटीन हम कहाँ से ले सकते हैं, इसके अलावा हम लोग जो दाल वगैरह जो सब्जियाँ होते हैं तो इनसे हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं। जो लेगुमिनस सीड्स होते हैं उनसे ले सकते हैं। तो यही हमारा कुछ नॉर्मल जो मतलब रेगुलर जो प्रोटीन के सोर्स है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ से हम प्रोटीन ले सकते हैं। और इनके थ्रू हम अपने जो प्रोटीन का डिफिशियंसी है, बहुत सारे आप लोग अगर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़े हैं तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले जो डिजीज़ बहुत तरीके के हो सकते हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी जो इन्फेंट है या फिर छोटा अगर बच्चा है ना, तो उसमें अगर प्रोटीन का डिफिशियंसी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ सिंगल सेल प्रोटीन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड अभी हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हंगर इंडेक्स में अगर देखेंगे तो उसके थ्रू एक चीज़ पता चलता है कि इंडिया में जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो हालांकि 1947 से तो अभी अभी काफ़ी अच्छा हालत में है, लेकिन फिर भी अभी भी वो काफ़ी पीछे ही चलता है। वो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ही देखा जाता है अभी भी। एटलीस्ट विलेज इलाके में तो देखा ही जाता है। इसके अलावा इससे पिछले वाले लेक्चर पे आप लोगों को मैंने एक हिडन हंगर वाला टर्म बोला था कि हिडन हंगर मतलब क्या, वो ऐसा टाइप ऑफ हंगर है जो हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें हंगर तो है। हम जब भी कोई हमें भूख लगता है तो हमें पता चलता है कि नहीं अब भूख लग रहा है, अब तो कुछ खाना पड़ेगा। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, वरना आपका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। ये मतलब आपका हंगर है। लेकिन हिडन हंगर में क्या होता है कि आपके पास तो हंगर है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आपको हंगर है, आपको खाना लेना पड़ेगा। ये सब आपको कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है, यही हमारा जो हिडन हंगर जो है, इस हिडन हंगर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भी हम लोग ये सिंगल सेल प्रोटीन वगैरह जो जो भी सप्लीमेंट चीज़ें होते हैं ये यूज़ कर पाते हैं। तो यही आपका बेसिकली जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसका एक ओवरव्यू है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो सिंगल सेल मतलब प्रोड्यूस करना ये क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी में ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा होगा जो कि आप लोगों को समझ आएगा। तो यहाँ पे बिना किसी ज़्यादा बात किए हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच के साथ हम लोग चलते हैं। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, pulses, vegetables, fruits, etc. may not be able to meet the demand of food at the rate at which the human and animal population is increasing। तो ये हमें पता है कि एनिमल, चाहे एनिमल हो या फिर कोई भी जो ह्यूमन हो, कोई भी पॉपुलेशन है, बहुत ही जल्दी जल्दी वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसका रेट ऑफ इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये इंक्रीज़ जो हो रहा है, इंक्रीज़ के साथ साथ अगर हम सिर्फ ह्यूमन बींग के थ्रू ही एग्जाम्पल देने की कोशिश करें तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोसन जो कहते हैं, अगर ये हो जाए, ओवर पॉपुलेशन जो हो जाए, तो हम सब लोगों को फीड ही नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए हमारे लिए बहुत सारे ऐसे जो सिंगल सेल प्रोटीन या फिर जो भी ये मतलब छोटे इलाके में हम उसको बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, इन सब चीज़ों का जो डिमांड है दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। अच्छा, द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर सीरियल्स। अब ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि हम लोग क्या है, पहले जो हम लोग शाकाहारी थे, ग्रेन्स वगैरह खाते थे, तो उस ग्रेन से अगर हम मीट डाइट यानी कार्निवोरस डाइट में अगर हम जाना चाहेंगे, तो इससे हमें लगता होगा कि अच्छा चलो अगर हम कार्निवोरस डाइट में आ गए तो जो सीरियल वगैरह हमें तैयार करने पड़ते थे, जो हमें फार्मिंग करने पड़ते थे, तो उनका डिमांड काफ़ी घट जाएगा। लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। इसमें क्या हो रहा है, ग्रेन का डिमांड और भी बढ़ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों बढ़ रहा है, तो इसका बेसिक एकदम सिंपल सा आंसर है कि आपका जो मीट आप खाओगे तो वो भी तो फूड के लिए अल्टीमेटली ग्रेन के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको उस जो मीट को आप खाओगे उसको अगर अच्छे मतलब काफ़ी गुड अमाउंट में मीट प्रोड्यूस करना है ना, तो उसको और भी ज़्यादा आपका ग्रेन्स खाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, ग्रेन्स का डिमांड और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे वही कह रहा होगा कि द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू grains to meat diet also creates more demand for cereal, and it takes 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat in animal farming। आप लोगों को एक एस्टिमेट दे रहा है कि 3 से 10 किलोग्राम आपका ग्रेन प्रोड्यूस करना पड़ता है या फिर खिलाना पड़ता है, किसके लिए, सिर्फ 1 केजी मीट के लिए। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जितना हम लोग ये एनिमल हस्बेंड्री में जो आपका पोल्ट्री वगैरह जो एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, तो इसके लिए क्या हमारा ग्रेन का डिमांड कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ फूड चेन। तो आप अब ये चीज़ एक ध्यान देने वाली चीज़ है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका यहाँ पे 1 केजी मीट प्रोड्यूस करने के लिए 3 से 10 केजी खाने का क्या ज़रूरत है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा कि आपको इकोलॉजी अगर आप पढ़े हैं मेरे से भी या फिर कहीं से भी, आपको पता होगा कि लिंडेमैन्स 10% लॉ। तो क्या आपको याद है कि लिंडेमैन्स 10% लॉ क्या कहता है। वो ये कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब आप दूसरे ट्रॉफिक लेवल या फिर सब्सिक्वेंट जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें उस लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो उसका केवल और केवल 10% ही जा पाता है, बाकी 90% वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब आपका जो मीट जो प्रोड्यूस करेगा, जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एनिमल जिसका मीट आप खाएंगे, तो वो अगर क्या कर रहा है कि कोई भी जो ग्रेन्स है उसको खा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका 10 केजी ग्रेन अगर खाएगा तो उसका भी 10 केजी मीट बन जाएगा। बहुत सारे बीच में लॉस होते हैं ऐसे जो एक यहाँ पे भी तो ये चीज़ यहाँ पे भी वैलिड है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 10% ही जा पाएगा, ये बात तो यहाँ पे भी वैलिड होता है। इसके अलावा भी बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो जो ऑर्गेनिज्म है जिनके मीट के ऊपर हम फीड करेंगे, तो उसमें बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। उसमें उनका डाइजेशन के थ्रू डाइजेशन प्रोसेस के अंदर कुछ लॉस हो सकते हैं, ऐसे बहुत तरीके के लॉस हो सकते हैं। और ऐसे ही बहुत तरीके के जो लॉसेस है, उस लॉस के चलते क्या हो रहा है, उनका 3 से 10 केजी तक ग्रेन अगर वो खाए भी, तो भी वो कितना मीट प्रोड्यूस कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 केजी। अच्छा, तो ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद वन ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्सेज फॉर प्रोटीन दैट एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसीलिए हमें क्या है, कुछ ऑल्टरनेट प्रोटीन सोर्स की ज़रूरत पड़ रहा है, और जिसके लिए हम लोग ये सिंगल सेल प्रोटीन्स जो है इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। तो यहाँ पे ये चीज़, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि सिंगल सेल प्रोटीन में जो होते हैं बेसिकली हम लोग माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि माइक्रोब्स तो बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, वो उसमें अगर प्रोटीन का क्वांटिटी एक सेल में थोड़ा ज़्यादा भी है तो वो तो ऐसा नहीं है कि हम खा के पेट भरा सकते हैं। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है कि एक जो सिंगल सेल है, इसीलिए नाम भी है सिंगल सेल प्रोटीन, एक सिंगल सेल है, एकदम माइक्रोस्कोपिक है, तो उस माइक्रोब से क्या ही बन जाएगा। ये तो काफ़ी मतलब ख़राब चीज़ है, ये तो थोड़ा थोड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको सप्लीमेंट फूड दे, लेकिन सप्लीमेंट फूड में आप ऐसा चीज़ दे रहे हो जो कि खा के पेट ही नहीं भरेगा। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ याद रखना है कि, और आप लोग ये जानते भी है कि माइक्रोब्स जो है उनका जनरेशन टाइम बहुत कम है। यानी क्या है, ये बहुत ही हाई रेट में रिप्रोडक्शन करते हैं, और बहुत ही हाई रेट में रिप्रोडक्शन करने के कारण क्या होता है, इनका ओवरऑल बायोमास प्रोडक्शन जो है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो इसीलिए हम बेसिकली आप लोग देखेंगे कि जितने भी सिंगल सेल प्रोटीन है ज़्यादातर उनमें से ज़्यादातर आपका माइक्रोब्स है। तो क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक स्पाइरुलिना, ये हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं, जो कि आपका एक यू बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं, आप लोगों को पता है ये। तो स्पाइरुलिना जो कि एक साइनोबैक्टीरिया या फिर ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए जिसको कहते हैं, कैन बी ग्रोन ईजिली ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स that contains starch, or it can be grown on straw, molasses, animal manure, and even sewage to produce a large quantity of food, to produce large quantities, and it can serve as rich food which is very rich in protein, or it can serve as food which is rich in protein, mineral, fat, carbohydrates and vitamin. तो अब आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें या फिर दो इंसाइट आप लोगों को मिल रहा होगा कि इसमें तो चलो यार ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि इसमें एक तो चीज़ हमें है कि बहुत अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं, कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं इसको आप मतलब जो भी आप लोग देख रहे होंगे कि इसको पोटैटो जो वेस्ट वाटर है पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से, वहाँ से हम उसको वहाँ पे हम इसको ग्रो करवा सकते हैं, स्ट्रॉ में ग्रो करवा सकते हैं, मोलासेस में हो सकते हैं, एनिमल मैन्योर में हो सकते हैं, और सीवेज में भी हो सकते हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंसाइट मिल रहा होगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें तो आपका सीवेज में भी ये ग्रो हो रहा है। इसका मतलब क्या, सीवेज को डाइजेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, सीवेज को घटाने में या फिर सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये एक तो हम सीवेज ट्रीटमेंट में उस माइक्रोब्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू हम जो इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा कम कर पा रहे हैं, बहुत हद तक रिड्यूस कर पाएंगे उसको। उसके साथ साथ जो अल्टीमेट जो हमारा गोल है सिंगल सेल प्रोटीन या फिर जो प्रोटीन रिच सोर्स, वो भी हम तैयार कर पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ सिर्फ प्रोटीन नहीं, उसमें मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब में भी रिच है। तो मतलब इसमें चारों तरफ मतलब चारों तरफ इस पर विन विन सिचुएशन है, जहाँ भी देखो हमारा फ़ायदा ही हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन घटाने में भी हेल्प कर रहा है। Certain bacterial species like Methylophilus methylotropus, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce at least 25 tons of protein। तो आप समझ सकते हैं 25 tons of protein। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस तो एक साधारण सा एक छोटा सा स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया है, लेकिन इतना हाई रेट में वो रिप्रोड्यूस करता है, इतना हाई रेट में वो बायोमास प्रोड्यूस करता है, उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू वो 25 टन्स ऑफ प्रोटीन तक बना सकता है। The fact that edible mushroom are eaten by many people and large scale mushroom culture is a growing industry makes it believable that microscopic fungi too would become acceptable as food। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको हल्का सा एनसीईआरटी हिंट्स दे रहा है कि जो आप लोग यहाँ पे, तो मैंने आपसे बताया कि सिंगल सेल प्रोटीन का ज़्यादातर माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन ऐसा ये इसका मतलब मत निकालना कि सारे ही जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स ही हैं। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि मशरूम में आप लोगों को पता है कि ये एक टाइप ऑफ फंजाई है, और ये बैसिडियोमाइसिटीज़ जो है, बैसिडियोमाइसिटीज़ जो आपका फंजाई है, फंजाई का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में आता है। और इसको हम एज अ मतलब कुछ एगाडिकस जो होते हैं तो उसको हम एडिबल रूप में लेते हैं, जिनको हम मशरूम कहते हैं, एडिबल फंजाई है। तो ये एडिबल फंजाई अभी मतलब एज ए इस्टेब्लिश्ड फूड है, और ये एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड है जिसके थ्रू हम लोग प्रोटीन पा सकते हैं। तो ये हमें आशा दिखाता है कि जो माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोपिक फंजाई है जो ऐसे अगर प्रोटीन क्वांटिटी उसमें भी हाई है, उसका भी बायोमास प्रोडक्शन हाई है, यानी सिंगल सेल प्रोटीन के जो जो क्वालिटी होने चाहिए वो अगर उनमें प्रेजेंट है, तो वो भी फ्यूचर में एज अ फूड एक्सेप्ट हो सकते हैं। अभी वो एक्सेप्टेड नहीं है या फिर वो उसमें उतना डीप रिसर्च नहीं हुआ है, ये हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इन फ्यूचर इट कैन बी यूज्ड एज अ फूड एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एज अ फूड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। जो मतलब चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझा दिया है, ऑलरेडी मार्क एनसीईआरटी में किया हुआ है। आप लोग भी मेरे साथ अपने एनसीईआरटी अगर लेके बैठे हैं तो उसको मार्क करते हुए चलिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक जो है टिश्यू कल्चर यहाँ पे आ रहा है।
तो टिश्यू कल्चर आप लोगों को मैं सीधा एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ खास समझने वाला चीज़ है नहीं। हाँ, ये चीज़ आप समझ सकते हो कि टिश्यू कल्चर के थ्रू मतलब जो प्लांट का प्रोडक्शन है ना, तो ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि मतलब ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग टेक्निक है, तो उससे जो मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन, आपको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। ह्यूमन के अलावा भी बाकी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब उनको अगर उनके लिए अगर फूड का डिमांड के साथ जो मतलब उसके साथ पेस अगर बनाए रखना है ना, तो हम लोग ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू कर नहीं पाते हैं या फिर कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये जो टिश्यू कल्चर वगैरह डिफरेंट जो मेथड्स है ये आए हैं। तो ये टिश्यू कल्चर भी एक ऐसा ही मेथड है जिसके थ्रू मतलब हम लोग ये जो फूड का इन्हेंसमेंट या फिर जो बहुत इंक्रीजिंग हाई रेट में इंक्रीजिंग जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके साथ पेस रख के हम प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं और हम सारे जो पॉपुलेशन है उसको फीड करवा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच के थ्रू हम अब लोग अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। As traditional breeding technique failed to keep pace with the demand to provide sufficiently fast and efficient system for crop environment, another technology called tissue culture got developed. व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि क्यों टिश्यू कल्चर आना पड़ा, क्यों टिश्यू कल्चर में हमें मूव करना पड़ा, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि टिश्यू कल्चर क्या होगा। आप लोगों को ये तो नाम से समझ आ रहा हो कि अच्छा चलो उस जो प्लांट है उस प्लांट के कुछ टिश्यू को लेके हम कुछ काम करेंगे। तो इसमें टिश्यू आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक हो सकता है, परमानेंट टिश्यू हो सकते हैं, बहुत तरीके के टिश्यू हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ ना कुछ टिश्यू को कल्चर मतलब क्या, उसमें कुछ कल्चर मीडियम मतलब उसमें आपका न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, कार्बन सोर्स प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन सोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर जो प्लांट हार्मोन है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। उनमें हम उनका जो टिश्यू है उस टिश्यू को काट करके उसमें डालेंगे और उसके थ्रू हम उसको ग्रो करवा पाएंगे। तो ये एक मतलब नाम से जो हमें मिलता है, मैंने ये आपको बोल दिया। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको क्या डेफिनेशन कर रहा है और कैसे डिफाइन कर रहा है एनसीईआरटी इसको। अच्छा, टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड, then tissue culture got developed. What does tissue culture mean? It was learned by scientists during 1950s. तो 1950s जो 50 के दशक जो है उस समय पे ये साइंटिस्ट लोगों ने इस पे स्टडी किया था। द होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट्स। तो ये एक बहुत ही चौंका देने वाला जो एक स्टडी है कि एक एक्सप्लांट नाम का प्लांट का पार्ट है उसके थ्रू पूरा प्लांट हम ग्रो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, ये थोड़ा सुना सुना लग रहा है। तो हाँ, ये प्लांट का एक स्टेम सेल आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या है। तो प्लांट का जो स्टेम सेल होता है, तो स्टेम सेल में बहुत सारे पोटेंसी होते हैं। पोटेंसी मतलब क्या, जैसे कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो लोग अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का डिफरेंट पोटेंशियल है। कुछ लोगों में क्रिकेटर बनने का पोटेंशियल है, लेकिन वो लोग अगर यहाँ पे नीट में अच्छा नहीं कर पाते तो उन लोगों को लगता है कि यार मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों का दूसरा कुछ चीज़ों में पोटेंशियल है। और कुछ लोगों का है जो कि मतलब नीट के लिए बहुत ही अच्छे लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका इस पढ़ाई रिलेटेड फील्ड में आपके आपके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन हो सकता है कि आपका खेल रिलेटेड चीज़ में आपका बहुत ही बुरा आप परफॉर्म करोगे। अगर आपको बोल दिया गया कि चलो आप सचिन तेंदुलकर के साथ खेलो, विराट कोहली के साथ खेलो, तो आप एकदम उसमें मतलब खराब कर दोगे। लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो कर सकता है। इसका मतलब पोटेंशियल बहुत लोगों का डिफरेंट तरीके का होता है। तो प्लांट में भी यही होता है कि प्लांट का जो स्टेम सेल होता है ना, प्लांट का क्या है, स्टेम सेल तो सबका होता है, लेकिन प्लांट में स्टेम सेल जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंसी होते हैं। तो कुछ हो सकता है आपका यूनिपोटेंट मतलब क्या, यूनी मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यूनी मतलब सिंगल, तो सिंगल पोटेंट यानी वो सिंगल टाइप के टिश्यू को डेवलप कर पाएगा। जैसे अब मैं अगर ह्यूमन बींग में एग्जांपल दूँ, तो ह्यूमन बींग में स्टेम सेल में सोचिए ऐसा कुछ स्टेम सेल है जो कि सिर्फ हमारा हाथ पैर यानी हमारा जो लिम्स एंड डिजिट्स जो है इनको डेवलप करते हैं। तो वो हमेशा और हमेशा ऐसा ही डेवलप करेगा, वो हमेशा लिम्स एंड डिजिट्स ही डेवलप करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके थ्रू आप आपका जो बॉडी का एपिडर्मिस है या फिर कुछ और डेवलप कर लोगे, ये नहीं होगा। और कुछ आपका हो सकते हैं टोटीपोटेंट हो सकते हैं, कुछ आपका प्लूरीपोटेंट हो सकते हैं। ऐसे बहुत तरीके के पोटेंसी होते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटीपोटेंसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि यही हमारे टिश्यू कल्चर में रिलेटेड है। तो टोटीपोटेंट क्या होता है, टोटीपोटेंट इसको आप अगर नाम को अगर डिवाइड करोगे तो आपको क्या होगा, टोटली पोटेंट। टोटी मतलब आप उसको टोटल,
और पोटेंट। तो टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है? टोटली पोटेंट। तो टोटली पोटेंट मतलब क्या? वो उस सेल से यानी एक्सप्लांट जो है उसके उससे पूरा प्लांट को ग्रो करवा पाएगा। और ऐसे तरीके के जो स्टेम सेल्स है, ऐसे तरीके के जो सेल्स है, ये आपका प्लांट में पाया जाता है। अच्छा, explant is a part of plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in a specific nutrient media। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि टिश्यू कल्चर का मेरा मतलब जो वर्ड के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे वही उसका असली डेफिनेशन भी है कि उसको कल्चर मीडियम में एक टिश्यू को काट के ग्रो करवाना है। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। मैंने आपको ऑलरेडी ये बोल दिया है। अच्छा, it is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose, inorganic salts, vitamins, amino acids, growth regulators like auxin, cytokinin, etc. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। पहले तो ये टोटिपोटेंसी वाला जो क्वेश्चन है कि पूरा प्लांट को जनरेट कर पाता है, ये एक आपका हॉटस्पॉट है। आगे भी बहुत बार ये पूछेगा और आई थिंक पिछले साल या 2018-19 में इससे क्वेश्चन बन चुका है, तो और आगे भी ये पूछता जाएगा। ये एकदम 100% श्योर है कि इसी से क्वेश्चन तो बनने ही वाला है आगे भी। और इसके अलावा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो कल्चर मीडियम, तो हमने कह दिया कल्चर मीडियम तो एक ब्रॉडर टर्म है कि ये कल्चर मीडियम में बहुत कुछ हो सकता है। कल्चर मीडियम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये बहुत कुछ हो सकते हैं। मतलब डिफरेंट प्लांट का अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। लेकिन जनरलाइज्ड अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो ये सारा चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए। यानी एक कार्बन सोर्स में क्या आता है? सुक्रोज आता है, यानी आपका चीनी जो है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक आपका नमक जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आ सकता है। विटामिन्स कुछ आ सकते हैं, अमाइनो एसिड्स कुछ आ सकते हैं। और इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो है ना, तो ये एक्सप्लांट जो है इसका रूटिंग और शूटिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों दिया जाता है, लेकिन दोनों का रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा चीज़ पहले होगा, यानी शूटिंग पहले होगा या रूटिंग पहले होगा। तो आपको बता दूँ, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन अगर दोनों का रेशियो 1:1 है यानी सिमिलर है, तो उसमें रूटिंग और शूटिंग दोनों ही करीब करीब सिमिलर टाइम में होगा। लेकिन अगर उसमें ऑक्सिन ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा? उसमें रूटिंग पहले होगा। और अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो उसमें शूटिंग पहले होगा, यानी शूट पहले निकलेगा, रूट बाद में निकलेगा। हाँ, इसका मतलब ये मत निकालना कि बहुत बाद में निकलेगा, हाँ थोड़ा कुछ दिनों का डिफरेंस में निकल जाएगा। तो और अगर दोनों सिमिलर है तो करीब करीब सिमिलर टाइम में वो दोनों निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको वो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर में भी आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मैंने यहीं पे आपको बता दिया, ये आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, by application of these methods it is possible to achieve propagation of large number of plant in very short duration। तो ये तो ठीक है कि उस एक्सप्लांट, अगर हम सिर्फ एक्सप्लांट को निकाल लेना तो उसको कल्चर मीडियम में बहुत सारे ऐसे एक्सप्लांट को ग्रो करवा करवा के बहुत सारे जो हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप माइक्रो प्रोपगेशन ही तो आपका टिश्यू कल्चर है। हाँ है, लेकिन उसमें एक थिन लाइन ऑफ बाउंड्री है कि आप जो है उस टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत सारे जो प्लांट, अगर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स अगर बना दो तो उसको आप माइक्रो प्रोपगेशन कहते हो, ना कि मेथड को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हो। मेथड को आप क्या कहते हो? टिश्यू कल्चर। और उस मेथड के थ्रू जो आप बिल्डअप कर रहे हो उसको क्या कहते हो? माइक्रो प्रोपगेशन। ये ध्यान रखना है। अच्छा, ईच प्लांट ऑफ दीज मेथड विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ये कि आप तो सिर्फ उसका प्लांट का एक बॉडी का टिश्यू ले रहे हो, उसमें तो कुछ वेरिएशन आने का कोशिश क्या, कोई चांस ही नहीं बनता। उसमें बिल्कुल और बिल्कुल सोमा क्लोन होगा, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, जिसको आप सोमा क्लोन्स कहते हो। तो उनको भी आप सोमा क्लोन कह सकते हो। और इसमें मुझे लगता है इस लाइन से एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है कि जो माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट या फिर जो टिश्यू कल्चर के थ्रू भी जो प्लांट आपका बन रहा है वो उसमें क्या जेनेटिक वेरिएशन आता है या नहीं आता है। तो इसका बहुत ही सिंपल और साधारण सा आंसर होगा कि नहीं आता है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ एक टिश्यू को कल्चर करते हैं, उसमें कुछ भी वेरिएशन आने का कोई चांसेस नहीं है। तो इसीलिए उसमें सोमा क्लोन ही बिल्डअप हो सकते हैं।
अच्छा, मेनी इंपॉर्टेंट फूड्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एट्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। तो ये आपका बेसिक कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका, जिनको कि यही जो माइक्रो प्रोपगेशन का टेक्निक है, इस माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक के थ्रू बनाया गया है। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आपका हॉटस्पॉट चीज़ है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। कुछ खास एक्सप्लेन करने वाला चीज़ है नहीं इसमें, कि अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज़ द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम ए डिजीज प्लांट। यानी आपका अगर प्लांट जो है वो अगर डिजीज्ड है, तो उससे भी आप उसका जो अगर डिजीज फ्री प्लांट आप अगले जनरेशन के लिए ग्रो करना चाहते हैं, तो भी आप इस मेथड से कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर वायरस फ्री प्लांट अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको बेसिकली मेरिस्टेम कल्चर करना पड़ेगा। अब ये मेरिस्टेम कल्चर क्या है कि उसका एपिकल और एक्सिलरी कोई भी जो मेरिस्टेम है, उस मेरिस्टेम को अगर आप अगले बार जो आपका एक्सप्लांट के रूप में यूज़ करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपका वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा, ये जो एपिकल और एक्सिलरी जो मेरिस्टेम है, इसमें ऐसा क्या खास है कि इसी में ही वायरस फ्री हो रहा है। पूरे प्लांट के पार्ट में एपिकल और एक्सिलरी के अलावा बहुत सारे तरीके के जो परमानेंट टिश्यू हो सकते हैं आपका, इवन मेरिस्टेमेटिक में भी जो बाकी के जो टिश्यू होते हैं, तो उसमें ऐसा क्या खास है जो ये एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम जो है, इनमें ही सिर्फ वायरस फ्री होते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल एंड सादा सीधा जो आंसर होगा, वो क्या होगा कि एपिकल और एक्सिलरी जो मेरिस्टेम है, इसमें बहुत ही हाई रेट में सेल डिवीज़न होता है। मतलब धड़ा ऐसे सेल डिवीज़न होता रहता है। तो इतना ज़्यादा रेट में उसमें सेल डिवीज़न हो रहा है कि उसमें सेल डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रहा है। अब सेल डिफरेंशिएशन क्या है, अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या, एक जो सेल है वो एक तो कुछ सेल होता है कि डिवाइड करता जा रहा है, जो कि मतलब ग्रोथ रीजन में होते हैं। लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जो कि ग्रोथ के बाद, उनका सेल डिवीज़न होने के बाद उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर कुछ भी सेल एपिडर्मिस में आता है, तो उसका क्या फंक्शन है, हमारा जो बॉडी का जो एक्सटर्नल सरफेस है, उस सरफेस को बनाना, एक्सटर्नल सरफेस में जो भी प्रोटेक्टिव चीज़ें है, ये सब चीज़ें करना। तो उसका एक मतलब एक डिफाइंड फंक्शन होता है। तो उस डिफाइंड फंक्शन के लिए वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो इसी को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एपिकल और एक्सिलरी जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है, उनमें ऐसे डिफरेंशिएशन होता ही नहीं। अब आप लोगों को पता है कि वायरस जो अटैक करेगा, वायरस कहाँ पे अटैक करेगा, जैसे कि हमारा ये जो SARS-CoV-2 जो कोरोना वायरस है, हमें बहुत मतलब बहुत सालों से, अभी 2 साल से ऊपर चल रहा है कि हमें परेशान करके रखा है। तो ये क्या है, ये हमारा जो थ्रोट इलाका है, थ्रोट का जो थोड़ा मॉइस्चरस इलाका है, इसी इलाका में अटैक करता है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे स्किन में अटैक कर दिया, या ऐसा नहीं है हमारे जो स्टोमक है उसमें अटैक कर दिया। मतलब उनका अटैक का एक डिफाइंड जोन होता है कि कहाँ पे वो अटैक करेंगे, वहीं वहीं पे उनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और वहीं पे वो अटैक कर पाते हैं। तो इसीलिए जो एपिकल और एक्सिलरी, इसमें तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रहा है, उसमें सिर्फ और सेल के बाद सेल धड़ाधड़ बनते जा रहा है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, इसीलिए उसमें वायरस रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि वायरस का एक डिफाइंड जोन होता है कि जहाँ जहाँ पे वो रह पाएगा, जहाँ पे वो अपना जो रिप्रोडक्शन कर पाएगा, जहाँ पे वो अपना जो वायरल जीनोम है उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एपिकल और एक्सिलरी जो मेरिस्टेम है, इन मेरिस्टेम का अगर हम कल्चर करेंगे, तो उसमें हमें वायरस फ्री जो प्लांट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आई थिंक मैंने आपको ये समझा दिया है। अच्छा, इसके बाद ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर और ये लेक्चर सीरीज़ भी जो है इस चैप्टर का ख़त्म होगा। तो ये चीज़ क्या है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न या फिर आप इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आप कह सकते हो। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट है क्या। तो आप लोगों को पता होगा कि प्लांट जो सेल है, तो उसके सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन तो होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन उसके बाहर, सबसे बाहर वाले इलाके में जो सेलुलोजिक सेल वाला एक प्रेजेंट होता है, प्लांट में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो आप अगर किसी भी सेल का, उसके जो सेल वाल है, उस सेल वाल को डाइजेस्ट कर लो, लेकिन हाँ, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहना चाहिए। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हो, इस चीज़ को आप प्रोटोप्लास्ट कहते हो। यानी आप ऐसा कह सकते हो, उसके साइटोप्लाज्म प्लस उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को आप प्रोटोप्लास्ट कह सकते हो। तो आपका ही जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न या फिर जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, यही बेसिकली जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न है, उसका साइंटिफिक टर्म है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। यानी सोमैटिक जो सेल है, ये नाम से क्या पता चल रहा है कि सोमैटिक कोई सेल है, उस सेल को हाइब्रिडाइज करना है, या फिर उन उन जो सेल है उनको मिक्सअप करना पड़ेगा।
तो अगर उनके बाहर जो प्रोटेक्टिव सेल वाल बहुत जो हार्ड होते हैं, तो उस हार्ड अगर कोटिंग है तो उनमें तो हाइब्रिडाइज या फिर मिक्सअप जो है वो हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए उनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल वी हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट। तो नेकेड प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या, सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर। यानी ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर है, कुछ भी दो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम फ्यूज़ कर दें। हमारा जो डिजायरेबल कैरेक्टर है उन डिजायरेबल कैरेक्टर दोनों में ही प्रेजेंट है, ऐसा कुछ हमें प्रोटोप्लास्ट पहले ढूंढना पड़ेगा, और या फिर ऐसा प्लांट हमें ढूंढना पड़ेगा, और उनमें कुछ भी सेल्स लेके उनका जो प्रोटोप्लास्ट है उन प्रोटोप्लास्ट को देखना पड़ेगा, और उन प्रोटोप्लास्ट को हम लोग फ्यूज़ करेंगे। अब ये एक और चीज़ है, मैं एक्स्ट्रा एनसीईआरटी यहाँ पे लिख दिया है कि PEG इज़ यूज्ड। तो PEG क्या है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी इसका पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये क्या करता है, दो प्रोटोप्लास्ट को अगर इस मीडियम पे रखा जाए तो ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को इंड्यूस करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है, तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड टू गेट अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हमें मिल जाएगा, which can be further grown to form a new plant। तो उस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को आप क्या करोगे, कल्चर मीडियम या फिर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें ग्रो करवाओगे, और उससे आप फर्दर जो न्यू प्लांट या फिर जो न्यू एक प्लांट जिसमें कि सारा जो हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। तो इनको आप क्या कहते हो, इनको आप सोमैटिक हाइब्रिड कहते हो, वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडेशन। तो ये जो चीज़ है इसको आप सोमैटिक हाइब्रिड करते हो। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में जो फ्यूज़ होने के बाद ही इमीडिएटली जो बनता है इसको आप सोमैटिक हाइब्रिड कहते हो, और जो टेक्निक है इस टेक्निक को आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हो। Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of a potato and they are grown। तो आपको क्या सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करने के लिए बोल रहा है कि आप सोचिए कि एक आपका जो पोटैटो है उसमें आपका कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर है कि अच्छा इसमें जो पोटैटो का जो स्टार्च है कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो ये स्टार्च का कंटेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस भी है, लेकिन उसके बगल में एक टोमेटो प्लांट है जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस तो इससे कम ही है, ठीक है, लेकिन उसमें विटामिन सी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम उसके जो भी डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं उनको अगर ऐसे हम फ्यूज़ करके एक ऐसा प्लांट हम तैयार कर सकें कि जिसमें एक ऐसा कुछ उसमें सब्ज़ी या फिर ऐसा कुछ फल वो हमें प्रोवाइड करे जिसमें कि विटामिन सी भी अच्छे अमाउंट में हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो, और जिसमें हमारा स्टार्च क्वांटिटी भी अच्छा हो, तो मतलब एक ढील में दो क्या तीन पंछी को हम मार पाएंगे। तो इसीलिए ये सोमैटिक हाइब्रिडेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों को अब थोड़ी ही देर बाद में आप लोगों को सुन के अच्छा लग रहा होगा, अच्छा ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग एक चीज़ है, लेकिन कुछ देर बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाएगा यहीं पे। तो वेल दिस हैज़ बीन अचीव्ड। तो ये अचीव किया गया है, यानी पोटैटो और टोमेटो को ऐसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किया जा चुका है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो। तो उसको क्या, उसको पोटैटो और टोमेटो दोनों मिला के क्या हो गया, वो पोमैटो हो चुका है। Unfortunately, this plant did not have all the desired combination of characters for its commercial utilization। तो इसमें क्या हुआ कि हमने सोचा था कि चलो उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन अगर करा देंगे तो इसमें जो जो अच्छे अच्छे गुण हैं और उसमें भी जो अच्छे अच्छे गुण हैं दोनों मिक्सअप होकर एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का हमें पोमैटो मिल जाएगा। हालांकि वो ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ साथ एक और ड्रॉबैक पॉइंट है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ना, ये फर्टाइल नहीं था। फर्टाइल नहीं था इसका मतलब ये कि ये फर्दर ग्रो नहीं कर सकते। हम हर बार अगर हमें ये पोमैटो तैयार करना है ना, तो हर बार हमें पोटैटो और टोमेटो का जो प्रोटोप्लास्ट है वही फ्यूज़न करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेडियस एंड बहुत ही ज़्यादा एक कॉस्टली चीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये फर्दर अपने बाद वाले जनरेशन में ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। जो नॉर्मल फ्लावर में रिप्रोड्यूस होते हैं वो इसमें पॉसिबल नहीं है। ये भी एक इसका ड्रॉबैक पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है, ये यहाँ पे ये जो चैप्टर है स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो ये चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म।
और इसके बाद हम लोग ज़रूर से ज़रूर इसका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो ज़रूर करेंगे। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर सीरीज़। इसके बाद मैं कोई एक एनसीईआरटी का चैप्टर ज़रूर चालू करूँगा। आप अगर कुछ चैप्टर आप सजेस्ट करना चाहो तो आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं आपको वहाँ पे समझा दूँ। और I hope all of you have liked this lecture or this lecture series, and if you have really liked this lecture series, then do like, share and subscribe to your friends. And thank you very much for your time. All the very best for your preparation. Thank you very much.